नमस्कार। चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की यह जो वीडियो है इसमें प्रतिशतता से संबंधित कुछ प्रश्नों को उदाहरण के रूप में लेकर आया हूं और प्रतिशतता का जो कॉन्सेप्ट है उसे मैं बताने जा रहा हूं। यह वीडियो परसेंटेज से संबंधित यह पार्ट 1 है, पहली वीडियो है। तो इसका जो बेसिक है उसे मैं बताऊंगा और साथ ही साथ 2 उदाहरण भी लेकर के आया हूं। तो उन उदाहरणों की सहायता से प्रतिशतता का जो बेसिक है उसको मैं आज बताने जा रहा हूं। यह जो वीडियो है मुख्य रूप से NTA UGC नेट फर्स्ट पेपर की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर बना रहा हूं। आप सब जानते हैं कि नेट फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है उसकी जो 5वीं यूनिट है, 5वीं यूनिट का जो सब यूनिट है आप देखेंगे वह है गणितीय अभिक्षमता, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड। 5वां यूनिट हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड है, उसमें सब यूनिट है आपका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड। तो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के अंतर्गत आप देखेंगे कई यूनिट्स को इंक्लूड किया गया है, उसमें से एक परसेंटेज भी है। तो चलिए आइए हम लोग जो प्रतिशतता है इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं और इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वह क्या है, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्नों को लगाने से पहले हमें प्रतिशतता के बारे में और इसका जो बेसिक्स है उसको जानने की आवश्यकता है। तो देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिशतता की। प्रतिशतता क्या है? तो आप देखें प्रतिशतता जो है वह 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। यदि आप इसको यहाँ पर 2 भागों में बांटे तो प्रतिशतता हमारा यहाँ से अगर आप इसको बांट दें तो ये देखिए प्रति और शत 2 शब्द बन जाएंगे। तो प्रति क्या होता है? प्रत्येक, शत माने 100, यानी कि 100 में से प्रत्येक या 100 में से एक। ठीक है, तो प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ होगा 100 में से एक, जिसे हम यह इसका सिंबल है, परसेंटेज का यह सिंबल है, इस सिंबल से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। अब देखेंगे जो सिंबल है, जब हम प्रतिशत कहते हैं तो प्रतिशत का अर्थ होता है 1/100। यही हिंदी में यहाँ पर आप देख रहे हैं शाब्दिक रूप से 100 में 1। ठीक है, 1/100 इसका मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ को, किसी वस्तु को या कोई एक धन है या कोई एक आप देखें संख्या है, तो इसको अगर हम 100 बराबर भागों में बांट दें, ठीक है, ये जो हर में 100 है यही बतला रहा है कि किसी भी वस्तु या संख्या को यदि हम 100 बराबर भागों में बांट दें और उसमें से एक भाग ले लें तो वह क्या होगा? 1/100 कहलाएगा और यही हमारा प्रतिशत होता है। ठीक है, ठीक ऐसे ही अगर हम 5% की बात कर रहे हैं, 5% यानी कि 5/100 हो जाएगा। 5% का मतलब क्या हुआ? 5/100। किसी भी धन को या किसी संख्या को आप 100 बराबर भागों में बांटें और फिर उसका 5 हिस्सा अलग कर दें तो वह जो 5 हिस्सा आप अलग कर रहे हैं वह 5/100 कहलाएगा। ठीक है, पूरे के सापेक्ष जो संपूर्ण भाग है संख्या का या वस्तु का, उस संपूर्ण में से जो आपने हिस्सा अलग किया है 5 भाग, वह क्या कहलाएगा? 5/100। ठीक है, फ्रैक्शन के रूप में, भिन्न के रूप में वह 5/100 होगा। और जब हम इसको प्रतिशतता के रूप में देखेंगे तो हम कहेंगे 5%, यानी कि 100 में से 5। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि यदि मान लेते हैं कि मेरे पास 100 रुपये है और मैं उसमें से 5 रुपये अपने मित्र को दे देता हूँ, तो मैं यह कह सकता हूँ कि मैं अपने पास, अभी मेरे पास जो धन है उसका 5% मैंने अपने मित्र को दिया। ठीक है। तो यही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप देखेंगे। अब इसी तरह से यदि y परसेंट की बात की जाए तो y% यानी कि y/100। अब देखिए बात आती है कि किसी एक धन का 5% की बात किया जाए, जैसे 600 उदाहरण के रूप में यदि यह कहा जाए 600 का 5%। ठीक है, 600 का 5%, तो 600 का 5% क्या होगा? देखें, ये हो जाएगा आपका 600 गुणे 5%। का अर्थ होता है गुणा। ठीक है, तो 600 गुणे 5%। 5% को हम कैसे लिख सकते हैं? इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, तो 600 गुणे 5/100। अब इसको यदि हम सॉल्व कर दें, देखिए यह
दोनों ही शून्य कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ से 6 गुणे 5 बराबर 30, यानी कि 600 का 5%। जब हम 600 के 5% की बात करते हैं तो 600 का 5% कितना होगा, 30। तो यही है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट प्रतिशत का। इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी होगी। इसके साथ ही आप ये देख सकते हैं, यदि आपसे कहा जाए कि किसी वस्तु का मूल्य 10% बढ़ गया, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई, तो नया मूल्य क्या होगा। ठीक है, अब देखिए जो भी पुराना मूल्य होता है वह हमारा 100% होता है। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि 10% की वृद्धि हो गई, तो पहले का मूल्य 100 है ना, परसेंट के रूप में वह 100 होगा और प्लस 10%, तो टोटल क्या हो जाएगा 110%। ठीक है, 110%। यह 110% क्या होगा, पुराने मूल्य का 110% अगर हम निकालें तो वह हमारा नया मूल्य होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसे आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि अगर इसे आप ध्यान में रखेंगे तो कुछ कैलकुलेशन करने से आप बच जाएंगे प्रश्नों में। तो यदि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि हो तो नया मूल्य क्या होगा, वस्तु के पुराने मूल्य का, देखिए 100% प्लस 10% बराबर 110%। ठीक है, ठीक ऐसे ही यदि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी हो रही है तो नया मूल्य क्या होगा, नया मूल्य हो जाएगा हमारा वस्तु के पुराने मूल्य का 100% माइनस 10 बराबर 90%। ठीक है, यह नया मूल्य हो जाएगा। अब चलिए इसको मैं एक उदाहरण से समझा देता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि किसी वस्तु का मूल्य कितना है, बहुत ही सिंपल उदाहरण मैं ले रहा हूँ, 100 रुपये। 100 पर समझा रहा हूँ क्योंकि इस पर आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखें, मान लेते हैं किसी वस्तु का मूल्य कितना है, 100 रुपये है, और यह कहा जाए कि उस वस्तु का मूल्य 10% बढ़ गया है ना, उस वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई। तात्पर्य क्या है कि यह जो मूल्य है इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, 10% निकालेंगे, यानी कि 100 का 10%। ठीक है, 100 का 10% हम निकालेंगे, तो 100 का 10% क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100 गुणे 10/100। ये 100 इससे कट जाएगा, बराबर कितना आएगा, 10। ठीक है, तो 100 का 10% कितना आया, 10 रुपये आया। तो मूल्य में यही 10% की वृद्धि हो रही है, तो 100 में 10 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 100 में जहां आपने 10 प्लस किया वह कितना आ जाएगा, 110। यानी कि अब उस वस्तु का मूल्य कितना हो गया, 110 रुपये। ठीक है, अब यही अगर हम सीधे सीधे इस फॉर्मूले की यूज करें, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि हो तो नया मूल्य क्या होगा, वस्तु के पुराने मूल्य का 110%। ठीक है, 10% की वृद्धि हुई तो पुराना जो मूल्य है वो हमारा 100 है, 100 में 10 जोड़ दें यानी कि 110, पुराने का 100 जो वस्तु का पुराना मूल्य है उसका 110%। ठीक है, 10% बढ़ गया तो 100 और 10 110। ठीक है, तो आइए हम डायरेक्ट निकालते हैं, वस्तु का पुराना मूल्य कितना है, 100 रुपये है। 100 का 110% निकाल लीजिए, 100 का 110%, ये इस प्रकार से। तो ये क्या हो जाएगा, 100 का 110% यानी कि 100 गुणे 110/100। ठीक है, इस 100 से यह 100 कट जाएगा तो बचेगा क्या, 110 ही नया मूल्य आएगा। ठीक है, ठीक ऐसे ही अगर कहा जाए कि वस्तु के मूल्य में 10% की कमी हो गई, तो अब वस्तु का मूल्य हमने 100 रुपये मान रखा है, अब 10% की कमी हो गई, 100 का 10% 10 होगा, 100 में से 10 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 90 रुपये आएगा। ठीक है, वस्तु का नया मूल्य क्या हो जाएगा, 10% घटने के बाद 90 रुपये। अब अगर इसे हम डायरेक्ट सूत्र से निकालें कि 10% की कमी होने पर नया मूल्य क्या होगा, तो वस्तु के पुराने मूल्य का 100 माइनस 10 बराबर 90%। ठीक है, तो ये आप इसको निकाल सकते हैं, 100 का 90% यानी कि 100 गुणे 90/100। ठीक है, कट जाएगा तो बराबर 90 ही बचेगा। ये इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। तो अगर इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखेंगे तो वहाँ पर आप यह जो 1-2 लाइन का कैलकुलेशन है इसको करने से बच जाएंगे।
तो ये कुछ बेसिक्स हैं प्रतिशतता के। तो चलिए आइए अब हम लोग आते हैं प्रश्नों पर। देखिए पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 15% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च 15,300 रुपये हो तो उसकी मासिक आय कितनी है? ठीक है, ये आपका प्रश्न है। ऑप्शंस है 17,000, 18,000, 19,000 और 20,000 रुपये। कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसको जानने के लिए हम लोग इसको हल करते हैं। हल करने के लिए देखिए यह जो प्रश्न है इसमें देखिए व्यक्ति की मासिक आय का 15%, व्यक्ति जो है वह क्या कर रहा है, अपनी मासिक आय का 15% बचत कर रहा है। ठीक है, और जो खर्च कर रहा है वह कितना करता है, वह खर्च कर रहा है 15,300 रुपये। ठीक है, तो आप देखेंगे खर्च प्लस बचत टोटल मासिक आय हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी मासिक आय कितनी है यही आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि मासिक आय इसकी कितनी है ना। तो उस व्यक्ति की मासिक आय कितनी है, तो आप कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई है ना। यदि हम ये कहते हैं कि व्यक्ति की मासिक आय मान लेते हैं वाई है। ठीक है, तो खर्च कितना कर रहा है, वाई का 15% वह खर्च कर दे रहा है। तो बचत कितना होगा, यदि कोई व्यक्ति 15% अपना खर्च कर दे रहा है, सॉरी बचत कर रहा है, यहाँ पर ये 15% क्या है, बचत हो रही है। यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का 15% क्या किया, खर्च कर दिया, तो शेष कितना बचा भाई, 100 में से 15 घटा दीजिए। 100 टोटल उसकी जो मासिक आय वो 100% होगी। 100% में से 15% घटाएंगे तो कितना बचेगा, 85%। ठीक है, यानी कि उसका जो खर्च है वह कितना है, मासिक आय का 85% है। और प्रश्न में देखिए खर्च दिया हुआ है, प्रश्न में खर्च यहाँ पर दिया हुआ है 15,300, यानी कि जो 15,300 वह क्या है, 85% है। व्यक्ति के मासिक आय का कितना है, 85% है, 85% के बराबर ये है। तो हम ये कह सकते हैं कि 85% बराबर 15,300, व्यक्ति के आय का 85%। तो व्यक्ति के आय का 85% कितना होगा, आय हमने मान रखा है वाई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वाई गुणे 85%, यानी कि 85/100 बराबर 15,300। ठीक है, अब यह हमारा एक समीकरण बन गया। अब इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें वाई का मान पता चल जाएगा। तो बेसिकली यही है, इसमें ऐसे ही हमको करना है। चलिए आइए इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेंगे मानव व्यक्ति की मासिक आय कितनी है, वाई रुपये है। ठीक है, वाई रुपये हमने मान लिया। अब देखिए बचत कितना है, मासिक आय का 15% बचत है। तो खर्च कितना होगा, मासिक आय का 85%। ठीक है, अब ये 85% खर्च कहाँ से आया भाई, 15% खर्च कर दिया तो टोटल परसेंटेज तो 100 ही होता है, 100% होता है। 100 में से 15 घटा देंगे तो बचेगा 85%। ठीक है, खर्च कितना हो गया, मासिक आय का 85%, यानी कि वाई रुपये का 85%। ठीक है, ये जो 85% है मासिक आय का है, मासिक आय हमने मान रखा है कितना, वाई, तो वाई का 85%। ठीक है, अब देखें प्रश्न में यह दिया हुआ है कि उसका खर्च कितना है, 15,300। हम निकाल रहे हैं कि उसका जो खर्चा है उसकी मासिक आय का 85% है, और यहाँ पर अंकों में दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह वाई का 85% और 15,300 दोनों क्या हैं, एक ही मान है। ठीक है, तो दोनों क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, तो यही अब हम कर देंगे। प्रश्नानुसार खर्च हमारा कितना है, 15,300 है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि वाई का 85%, ये जो व्यक्ति का खर्च हम लोग निकाले हैं। ठीक है, तो वाई का 85% बराबर कितना होगा, 15,300। अब ये हमारा यहाँ पर एक समीकरण बन जा रहा है और इसको हमें सॉल्व कर लेना है। तो वाई का 85% यानी कि क्या हो जाएगा, वाई गुणे 85% बराबर 15,300। ठीक है, 85% को हम कैसे लिखेंगे, वाई गुणे 85/100। ठीक है, 85% स्टार्टिंग में बताया हूँ कि अगर 5% है, इसका मतलब क्या हुआ, 5/100। ठीक है, तो 85% यानी कि 85/100, तो वाई गुणे 85/100 बराबर कितना हो गया, 15,300। अब देखिए यह जो वाई है इसका इसमें गुणा हो जाएगा, वाई का 85 से। ठीक है, तो 85 वाई हो जाएगा, 85 वाई डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, 85 वाई/100 बराबर 15,300। अब देखिए 100 यहाँ पर क्या है, भाग दे रहा है,
इसका जब हम इधर पक्षांतर करेंगे तो इधर आके क्या होगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो 85y बराबर 15,300 गुणे 100, ये हो गया। ठीक है, अब देखें यहाँ पर 85y में 85 और y के बीच क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, गुणा हो रहा है। तो यहाँ 85 का जब हम पक्षांतर करेंगे, पहले देखिए यहाँ पर y का मान निकालना है, जो हमारा चर पद होता है उसका मान निकालने के लिए हमें उसे उस पक्ष में अकेला छोड़ना होता है। ठीक है, तो 85 को हम क्या करेंगे, इधर बाएं पक्ष से इधर वाले पक्ष में 85 को यहाँ से इधर लाएंगे, तो इधर लाएंगे तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो इधर आकर क्या करेगा, भाग देगा इस प्रकार से। ठीक है, तो ये देखिए हमने इसको कर दिया, y बराबर क्या हो गया, 15,300 गुणे 100 बटे 85। ठीक है, अब देखिए 85 से हम क्या करेंगे, इसको भाग देते हैं। तो 85 का टेबल आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो हम इसको क्या करें, इसको हम सॉल्व कर देते हैं, सरल कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 5 से काट देते हैं हम लोग इसको, तो 5 से इसे आप काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, देखिए 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35। ठीक है, तो 17 5 जा 85 होता है। 5 से हमने 85 को काट दिया, तो ऊपर भी इसको 5 से काट देते हैं, 5 3 जा 15 और 3 तो कटेगा नहीं, तो 0, 5 6 जा 30, 0। ठीक है, अब देखिए, अब हमें इसको डायरेक्ट 17 से ही काटना होगा, क्योंकि ये जो 17 है वह क्या है, प्राइम नंबर है। तो 17 से हम काट देते हैं, डिवाइड कर दीजिए 17 से, तो ये कितनी बार जाएगा, 17 1 जा 17, 30 में से 17 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 13 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, 13, और ये आ जाएगा 6 यहाँ से। ठीक है, तो 136। अब ये कितनी बार जाएगा, आप देख सकते हैं, 17 8 जा 136 होता है। ठीक है, 17 8 जा 136, आप ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, 17 इंटू 8, 8 7 जा 56, कैरी 5 हो जाएगा, 8 1 जा 8 और 5 13। ठीक है, 136, तो कितनी बढ़ गया, 8 टाइम्स, और ये 0, तो कितना हो गया, 180 इंटू 100। ठीक है, ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू 180 इंटू 100 बराबर कितना आ गया, 18,000। ठीक है, तो y का मान कितना आ गया, 18,000। कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है, ये वाला। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को लगाएंगे। देखिए बहुत ही कठिन प्रश्न नहीं होता है, जो भी है इसमें थोड़ा सा आपको जो बीजगणितीय जो संक्रियाएं हैं उस पर थोड़ा सा पकड़ बनाना होगा। जहाँ पर आप देखेंगे कि मान लेते हैं हम कि y है, तो x प्लस 10 बराबर यदि कुछ है, तो आप कैसे उसको बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में ले जा रहे हैं, तो क्या होगा, प्लस हो रहा है तो दूसरे पक्ष में जाकर माइनस हो जाता है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरे पक्ष में जा करके वह डिवाइड करता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट हैं बीजगणितीय जो संक्रियाएँ हैं, तो इसे आपको मालूम होना चाहिए। तो इस पर आप मेहनत करेंगे तो ये बहुत ही आसान लगेगा, बहुत कठिन यह कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले यही हमको करना है, हम यह जो व्यक्ति है उसकी मासिक आय मान लेते हैं y है। ठीक है, 15% खर्च कर दे रहा है, तो 15% वो बचत कर रहा है, तो खर्च कितना कर रहा है, 85% खर्च कर रहा है। ठीक है, पूरा धन जो हमने मान रखा है y का 85% वो खर्च कर दे रहा है, और खर्चा यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, 15,300। तो तात्पर्य क्या है कि उसका जो टोटल धन का 85% है वह कितना है, यही है। ठीक है, तो ये आपका एक समीकरण बन जाएगा, इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब इसको यदि आपको जांचना है तो सबसे पहले आप क्या करें, 18,000 का 15% निकालें और 18,000 में से उसको घटा दें, तो यह 15,300 आना चाहिए। या 18,000 का आप डायरेक्ट 85% निकालिए तो वह 15,300 आएगा। ठीक है, दोनों में से कोई भी आप करके देख सकते हैं। तो अगर हम यह करते हैं कि 18,000 का 15% निकालें, सबसे पहले उसका बचत। ठीक है, 18,000 का 15% यानी कि 18,000 गुणे 15/100। ठीक है, ये देखिए 100 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 180 गुणे 15। आप 15 से गुणा कर दीजिए, 15 शून्य जा है ना, 15 0 जा 15, और 15 8 जा 120, कैरी 12 हो जाएगा, और 15 1 जा 15, और 12 कितना हो जाएगा, 27। देखिए कितना आ गया,
2700 इसका व्यक्ति का बचत है। अब ये जो प्रश्न है इसमें यहाँ पर 15,300 खर्च दिया है, तो प्रश्न में यह भी पूछा जा सकता था कि व्यक्ति द्वारा किया गया बचत बताइए। तो सबसे पहले आपको मासिक आय निकालना पड़ता है, ठीक है। मासिक आय निकालने के बाद फिर उसका आप 15% निकालते, ठीक है। तो अब देखिए हम 18,000 में से अगर 2700 घटा देते हैं तो क्या 15,300 आ रहा है? अगर आ रहा है इसका मतलब क्या है कि हमारा जो उत्तर है वह सही है, ठीक है। तो ये आप माइनस करके देख लें। यहाँ पर 10 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा 3, और ये 7 में से 2 जाएगा तो 5 और 1, ठीक है। आ गया 15,300, यानी कि हमारा जो आंसर आया है 18,000 व्यक्ति की मासिक आय वह क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न को लगाएंगे। चलिए आइए, ये तो रहा पहला प्रश्न, पहला उदाहरण था। दूसरे उदाहरण की तरफ हम लोग चलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखें क्या है। यह है किसी वस्तु के अंकित मूल्य में 5% की कमी करने पर इसका विक्रय मूल्य रुपये 2,850 है। इस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। अंकित मूल्य हमें निकालना है। ऑप्शन देख लें आप, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। 3,000 है, 3,500, फिर 2,700, 2,500। कौन सा ऑप्शन सही है? तो चलिए आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर मान लेते हैं कि उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। वस्तु का अंकित मूल्य हम मान लेंगे y या x जो भी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यही करते हैं, मान लेते हैं माना वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, y रुपए है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि वस्तु के अंकित मूल्य में कितने की कमी आ गई, 5% की कमी आने पर विक्रय मूल्य कितना हो जा रहा है, 2,850, ठीक है। तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर y का 100% माइनस 5%, ठीक है। 5% की कमी आ गई ना। आप अभी जो मैं स्टार्टिंग में बताया था कि किसी वस्तु के मूल्य में यदि 10% की कमी आ जाए तो नया मूल्य क्या होगा, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाना है, ठीक है। तो 5% की कमी होगी, यानी 100 माइनस 5 बराबर 95%। y का 95% बराबर क्या होगा, 2,850, यही होगा, ठीक है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, y का 100% माइनस 5%, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, y का 95%, ठीक है। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, y का 100% माइनस 5%, यानी कि y का 95%, y का 95%। ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया। और देखिए प्रश्न में विक्रय मूल्य दिया हुआ है, 5% की कमी के बाद का यह दिया हुआ है, ठीक है, 2,850, यानी कि यह जो 2,850 है वह क्या है, y का 95% है, यानी कि y का 95% बराबर 2,850 ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा समीकरण बन जाएगा। देखिए भैया प्रश्नानुसार वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 2,850 है, तो यह y का 95% और 2,850 है, दोनों क्या है, इक्वल होंगे, ठीक है। तो देखिए y का 95% बराबर 2,850। अब ये हमारा क्या है, समीकरण बन गया। इसी को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व कर देंगे तो हमें y का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, y का 95%, इसका मतलब क्या है, y गुणे 95%, y इंटू 95% बराबर 2,850। अब आगे देखें 95% यानी कि 95/100, y इंटू 95/100 बराबर 2,850, ठीक है। अब ये y का मल्टीप्लाई यहाँ 95 में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 95y/100 इक्वल टू 2,850, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो 100 है यहाँ क्या कर रहा है, इस पक्ष में भाग दे रहा है, तो इसको हम दाहिने पक्ष में लाएंगे, राइट हैंड में लाएंगे, तो क्या करेगा, यहाँ भाग दे रहा है तो इधर आकर के गुणा करेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 95y इक्वल टू 2850 गुणे 100, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ देखिए 95y में 95 और y का क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। हमको y का मान निकालना है तो y को अकेला छोड़ना होगा, तो ये जो 95 है 95 है, इसको हमें दूसरे पक्ष में लाना होगा। तो यहाँ गुणा कर रहा है तो दूसरे पक्ष में आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग देगा, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2,850 गुणे 100/95, ठीक है। अब यहाँ हम इसको क्या करेंगे, भाग दे लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि y का मान क्या है।
ठीक है, आइए तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग सरल कर लिया जाए, है ना। 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 19 5 जा 95 होता है। ठीक है, 5 से ऊपर भी हम इसको काट देते हैं, तो 5 5 जा 25, यहाँ से 3 और 5 5 7 जा, ठीक है, 35 और ये 0। अब 19 से इसको काट देते हैं, 19 3 जा 57 होता है, तो हो गया 30। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 30 इंटू 100। y बराबर 30 इंटू 100 बराबर कितना हो गया, 3000। यानी कि जो वस्तु है उसका अंकित मूल्य कितना है, 3000। ठीक है, ये वाला आंसर हमारा पहला सही है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। यहाँ देखिए जो मैं स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट बतलाया था वही यहाँ पर यूज हुआ है। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे कि वाई है। देखिए एग्जाम में बैठेंगे तो समय कम होता है, तो आप तुरंत इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं समझा रहा हूँ। तुरंत आपको ये मान लेना है वाई या एक्स कुछ भी। ठीक है, और कोई भी वस्तु है उसका जो भी मूल्य होगा, जो हमारा एमआरपी है वह क्या होगा, 100% होगा। अब ये कह रहे हैं कि जो एमआरपी है उसमें से 5% की कमी कर दी गई है ना, 5% की कमी की गई, यानी कि 100 माइनस 5 बराबर 95। तो अब नया मूल्य क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके अंकित मूल्य का एमआरपी का 95%। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य। तो बस इसी को हमें सॉल्व कर लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, 90 वाई इंटू 95/100। ठीक है, और यह किसके बराबर होगा, यहाँ पर ये दिया हुआ है। ठीक है, 2850। बस इसको आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, इसको सॉल्व करें, देखिए वाई का मान निकालेंगे तो ये जो 95/100 है इसको आप डायरेक्ट भी इधर ला सकते हैं। तो ये हो जाएगा वाई बराबर 2850 इंटू यहाँ पर ये हो जाएगा 100/95। ठीक है, ये इधर है, इधर आएगा तो इन्वर्स हो जाएगा इसका। ठीक है, यहाँ भाग दे रहा है तो इधर आके गुणा करेगा, और ये गुणा कर रहा है तो इधर आके भाग देगा। आप इसको काट देंगे तो ये 30 टाइम में चला जाएगा, बराबर आपका आ जाएगा 3000। ठीक है, तो अगर आप इसको समझे रहेंगे, अभ्यास किए रहेंगे, तो इस प्रकार से आप 2-3 लाइन में ही अपना आंसर ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो ये था आज के इस वीडियो में। यह मैं 2 उदाहरण प्रतिशतता से संबंधित लेकर के आया, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए लेकर के आया। तो इसको आप लगाएं और भी अधिक से अधिक प्रश्नों पर अभ्यास करें। ठीक है, ताकि आप जब एग्ज़ाम में जाएं तो इस प्रकार के यदि प्रश्न पूछा जाए तो आप तुरंत उसका जवाब दे सकें। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। तब तक आप सभी अपना अभ्यास जारी रखें। आपके अभ्यास के लिए देखिए मैं एक प्रश्न यहाँ पर लाया हूँ, आप इसको देख लें, और इसका जो भी सही उत्तर हो, यहाँ पर ऑप्शंस दिया हुआ है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, जो भी ऑप्शन सही हो इसका जवाब आप हमें कमेंट में लिख करके ज़रूर से बताएं। ठीक है, प्रश्न क्या है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 22% बचत करता है। यदि उसका मासिक आय 15,000 हो तो उसका मासिक खर्च कितना है, यही आपको बताना है। बहुत ही आसान सवाल है। तो मुझे उम्मीद है कि आप आज की जो वीडियो है इसको देखने के बाद निश्चित ही इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे और हमारे इस प्रश्न का जवाब भी आप दे सकेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो आज की इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आपके जितने भी मित्र नेट फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं वे सब मेरे इस वीडियो से लाभान्वित हो सकें। ठीक है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा अनुरोध है आपसे कि जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे जितने भी वीडियोस हम बना रहे हैं वह आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।